हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो बिल्कुल आप सही देख रहे हो और सही क्लास में आए हो। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप पे बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेक्शन है पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चैप्टर आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। इसका पुराने फिजिक्स से कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं है और इसमें बहुत नई नई थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के डेवलपमेंट को समझते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट भी आपको बहुत आएगा। दूसरी बात, आपको केमिस्ट्री से मिलता जुलता लगेगा, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन टॉपिक ही सेम लगेगा, अंदर का कंटेंट नहीं। वो पहले के लेक्चर में ही तुमको फील दिला दूंगा मैं। अंदर का कंटेंट आपको सेम नहीं लगेगा, सवाल पूछने के तरीके दोनों में थोड़े थोड़े सिमिलर है, अलग भी है। अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर क्यों है, क्योंकि इजी है। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन इससे आसान पूछे जाते हैं, ये आप छोड़ ही नहीं सकते अगर इसको ढंग से पढ़ लिया तो। मतलब इस पे आपको फुल पीएचडी करना है। दूसरी बात है कि इसमें जितना आप टॉपिक या कंटेंट पढ़ते हो ना, उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहां पे अगर मैं डिफाइन करूं हर चैप्टर के लिए कि उससे नीट में कितने क्वेश्चन आए, उसके करस्पॉन्डिंग आप कंटेंट कितना पढ़ते हो, तो क्वेश्चन इन आस्क्ड इन नीट पीवाईक्यू डिवाइडेड बाय कंटेंट, तो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, उसके रिस्पेक्ट में इसमें कंटेंट कम होता है। इसका हाईएस्ट होता है क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो फॉर मॉडर्न फिजिक्स, फॉर एटम, फॉर न्यूक्लियाई, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें मोटा मोटा 6-7 लेक्चर में जो तुम पढ़ोगे ना, उससे 6-7 सवाल आ जाते हैं। हाँ, फुल लेंथ लेक्चर, ये छोटे छोटे लेक्चर दूंगा ताकि आप पे लोड ना पड़े, उसको काउंट मत करना। डिटेल में करेंगे, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और 6-7 लेक्चर अगर 2-2 घंटे के हो बड़े प्यार से, तो उससे 6-7 सवाल आराम से पूछे जाते हैं। एक डिब्रोगली वेवलेंथ हर साल आता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर साल आता है, फोटोन के क्वांटम थ्योरी पे कभी कभी आ जाता है, एटम से 2 सवाल आते हैं, न्यूक्लियाई से 2 सवाल आते हैं, तो हो गए ना 2 2 4 2 6 7 सवाल, मतलब 6 तो डन है। अब थोड़ा इसको और समझो, ये सबसे कम किसके लिए होता है? काइनेमेटिक्स के लिए। 3 ही सवाल होते हैं लेकिन 12 लेक्चर लगते हैं। हाँ, इसमें 7 लेक्चर में 7 सवाल, उसके 12-13 लेक्चर में 3 सवाल। लेकिन फर्क है, उसको नहीं पढ़ोगे तो पूरे चैप्टर ये भी नहीं समझ पाओगे। तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई। कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट से शायद 2-3 सवाल, लेकिन कितने डिटेल में हमने पढ़ा है। कैपेसिटर का क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो हाई है, कैपेसिटर से ज्यादा सवाल पूछेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। अब 20 मिनट का लेक्चर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेना, क्योंकि 20 मिनट में कुछ हो ही नहीं पाएगा, आप भी समझते हो। तो मैं अल्टरनेट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेक्चर 40-45 मिनट का होगा बेटा, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझो कि हर रोज 20 मिनट पढ़ने में आपको भी पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा आज। पहली बात तो ये मैंने सोचा इसके बारे में, लेकिन ये डिसीजन लिया है, तो आप समझिए। और सिलेबस आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस बहुत सीक्वेंस में, और सारे चैप्टर को डिटेल में यहां तक पढ़ते हुए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। रिवीजन आपको एक बार कराया है, दोबारा भी कराएंगे रिवीजन, ठीक है, दोबारा भी कराएंगे, इसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। आपको पता है कैसे कराएंगे, तो दोबारा भी रिवीजन आपका होगा। और फरवरी लास्ट वीक से लेकर के पूरा मार्च, पूरा अप्रैल आपको पूरा रिवीजन के लिए मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। तो काफी समय है, घबराने की बात नहीं, अभी टाइम है दोगुनी जान लगाने का, ठीक है। आई, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन के बारे में पढ़ेंगे, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ये जो मॉडर्न फेज के स्टार्टिंग है ना, इसमें बहुत मार काट और लड़ाई है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास जैसा लगेगा इसमें, लेकिन उसके जो कंसेप्ट है वो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डेवलपमेंट को समझना, मॉडर्न फिजिक्स बना कैसे, इसको मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहते हैं, क्या दिक्कत आई, नई साइंस पुरानी साइंस में क्या डिफरेंस है, कौन सा लॉ किसने प्रूफ किया, कौन सा लॉ किससे प्रूफ नहीं हो पाया, इसमें न्यूटन का, मैक्सवेल का, हाइजन का, डिब्रोगली का, मैक्स प्लैंक का, आइंस्टाइन का, इन सब का क्या योगदान है, और कब कब इनकी एंट्री हुई पिक्चर में, वो सारा पढ़ेंगे। एकदम आपको पिक्चर जैसा लगेगा ये मॉडर्न फिजिक्स, एकदम पिक्चर जैसा लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसमें सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट लेंगे, इसको कॉपी नहीं करना, समझाने के लिए बस दिया है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, वो खत्म हो जाएगा तब डिब्रोगली पढ़ेंगे, एटम पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में अंदर घुसने से पहले ध्यान से और बहुत फोकस से सुनिएगा, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। तो इतिहास में कहा, देखो, हर लफड़ा शुरू जो होता है ना फिजिक्स का, हर लोचा वो न्यूटन साहब से शुरू होता है। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूटन साहब के लाइट के कंसेप्ट के, लाइट के बारे में वो क्या सोचते थे, और उन्होंने लाइट में जो थ्योरी दी वो क्या क्या थी, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम न्यूटन बाबा के बारे में समझेंगे कि उन्होंने लाइट के बारे में क्या कहा। एक्चुअल में लाइट का जो फिनोमेना होता है, वेल नोन फिनोमेना, वो क्या क्या होता है? रिफ्लेक्शन, सबसे पहले लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, फिर रिफ्रैक्शन, फिर हम उसका पढ़ते हैं इंटरफ्रेंस,
गोरा काला का पैटर्न, फिर डिफ्रैक्शन, फिर होता है उसका पोलराइजेशन, फिर होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर होता है कॉम्पटन इफेक्ट, फिर आगे भी है कुछ कुछ, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इट इज। तो लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये बहुत सारे फेनोमेना में जो थ्योरी आई या उनका एक्सप्लेनेशन आया, वो एक आदमी सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसीलिए लाइट का जो इतिहास है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आइए लाइट के इतिहास के बारे में समझते हैं। सबसे पहले न्यूटन बाबा को बक्से में लेते हैं और समझते हैं कि न्यूटन साहब क्या सोचते थे लाइट के बारे में। बताइए न्यूटन साहब क्या सोचते थे? तो न्यूटन साहब कहीं कि लाइट जो है ना बेटा वो पार्टिकल है। अच्छा क्या नाम है पार्टिकल का? कुछ नाम हम का वो बाबा? हाँ, उसका नाम कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल है। ओके ठीक है। और उन्होंने उस कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल का पार्टिकल नेचर यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये प्रूफ किया। तो उन्होंने पूछा अच्छा बाबा ये जो लाइट का कलर होता है, हरियर का, पियर का, बुलवक का, ये क्यों होता है बाबा? तो न्यूटन बाबा कहें कि ये सब जो पता है बाबू, ये सब होता है कॉर्पस्क्यूलर जो पार्टिकल है उसके साइज के कारण। हालांकि न्यूटन ने भी तुक्का लगाया था, उनको ऐसा कुछ लगा नहीं था, उन्होंने बस बोल दिया था। तो ध्यान से समझिएगा कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जो कलर ऑफ लाइट डिसाइड होता है वो किसके वजह से होता है? साइज के वजह से होता है, साइज ऑफ कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल। हालांकि बाद में प्रूफ हो गया कि गलत है, लेकिन गलत चीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है सवाल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइज ऑफ कलर इज डिसाइडेड बाई, तो अभी मत लिख देना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, साइज ऑफ पार्टिकल। अच्छा, लेकिन चचा से सॉरी बाबा से एक चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाया, वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल कभी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। पार्टिकल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कर सकता है लेकिन इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इंटरफेरेंस वही करता है जो वेव होता है, और उन्होंने तो लाइट को पार्टिकल माना था। ओहो हाँ, तो ये लगे रहे उससे पहले निकल लिए ये सब बताने से। उसी समय उसके थोड़ा बहुत 5-10 साल आगे पीछे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हाइजन चाचा। ये साहब कौन थे? ये भी लाइट के बारे में ही रिसर्च कर रहे थे, ये भी लाइट के बारे में ही रिसर्च कर रहे थे। और इन्होंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोला कि लाइट पार्टिकल है ही नहीं। लोगों ने भाई साहब इनका विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय तक न्यूटन का इतना डोमिनेंसी था फिजिक्स में कि न्यूटन के अलावा कोई कुछ सोच ही नहीं सकता था। न्यूटन ने जो कह दिया सही गलत बाद में देखेंगे, न्यूटन मतलब न्यूटन, सही सही सही। बोला कि नहीं रुक जाओ कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है। ऐसा वेव होता है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव है तो इसको मीडियम मिलेगा तभी चलेगा। अब सुन, एसेंशियल रीजन में अगर ये आया अकॉर्डिंग टू हाइजन व्हाट इज लाइट, तो बोलोगे मैकेनिकल वेव। अकॉर्डिंग टू हाइजन बाबा व्हाट इज लाइट, तो आप बोलोगे कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। तो उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। हाँ, तो उन्होंने बोला उसका मीडियम कौन होता है? ईथर मीडियम होता है। देखिए उन्होंने ये बात जवाब दिया कि उसमें मीडियम कौन सा है? ईथर मीडियम है। देखिए कौन सा मीडियम है? ईथर मीडियम। उन्होंने बोला कौन सा मीडियम? ईथर मीडियम बोला। एक ही बार करते इसे, डबल करने पे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ईथर मीडियम बोला। और उन्होंने लाइट के वेव नेचर को लेके, लाइट को वेव एज्यूम करके बढ़िया से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को प्रूफ किया। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को प्रूफ किया, और लाइट से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता भी था। लाइट से इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होता भी था, उन्होंने प्रूफ भी कर दिया। वाहवाही हो गई भाई साहब हाइजन की। लेकिन फिर भी इनको एक्सेप्टेंस और पॉपुलैरिटी नहीं मिला इनके थ्योरी को, क्योंकि न्यूटन ने पार्टिकल बोला था तो लोगों को इन पर डाउट था। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे से डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस प्रूफ किया, बोला कि एक ईथर मीडियम होता है जिसमें मीडियम के थ्रू लाइट चलता है। इन्होंने वेवलेट का कंसेप्ट दिया, वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया। ठीक है, लेकिन वो पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन होता है लाइट के इंटेंसिटी का कटिंग, वो टोडूमलाइन क्रिस्टल से जब पास करता है। ये सवाल भी आया था नीट 2025 में, आप करेंगे भी, यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं वेव ऑप्टिक्स। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हाइजन चाचा प्रूफ नहीं कर पाए। तभी ये मतलब चल ही रहा था लड़ाई, तब एक और आदमी का एंट्री होता है जिनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल थोड़ा लंबे समय के बाद आए, मतलब 100 साल लगभग इनको लग गया, लेकिन लाइट की थ्योरी तब तक इन्हीं दोनों पे चलती रही। आइए मैक्सवेल भैया को, हम चाचा को लेते हैं घेरे में। मैक्सवेल 1865 सेंचुरी के आसपास आए थे। मैक्सवेल 1865 ईयर आपको याद नहीं रखना है, फिर मैं बता रहा हूं, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो मैक्सवेल चाचा क्या कहते हैं? देखिए मैक्सवेल कहते हैं लाइट इज एन ईएम वेव, और ईएम वेव नॉन मैकेनिकल वेव। उन्होंने बोला कौन सा बोला? नॉन मैकेनिकल। देखा लिखा है नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, इसको मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो
मीडियम रिक्वायर्ड। इन्होंने बोला कि मीडियम वोडियम की कोई जरूरत ही नहीं है भाई यार, नॉन मैकेनिकल वेव है। तो हाइजन तो मैकेनिकल बोल के गया था, बोल के क्या होगा उनका, गलत हो गया, ये नॉन मैकेनिकल वेव है। और इन्होंने डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन तीनों प्रूफ कर दिया। अच्छा, हाँ तो वेव से तो होता ही है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, तो मैक्सवेल थ्योरी से हो सकता है। अच्छा, बट इनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और दो लोग जब लगभग 16 से देखो 1800 आ गया, लगभग 150 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद, जब मैक्सवेल ने भी बोला कि लाइट वेव है, तब जाके लोगों को लगा कि हाँ यार न्यूटन गलत हो सकता है। हाइजन ने भी बोला लाइट वेव है, लेकिन मैकेनिकल बोल के थोड़ी गलती हो गई। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इस पर पूरा चैप्टर पढ़ना ईएम वेव आपको। ठीक है, अब ये कहानी चल ही रही थी, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया था, मान लिया था कि लाइट कौन सा वेव है, ईएम वेव है, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। लाइट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से चलता है, लाइट एक ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या है? ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव। इसको मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम का चलता है। और उसी के बेसिस पे उन्होंने पोलराइजेशन भी प्रूफ कर दिया, क्योंकि ट्रांसवर्स लाइट का लॉन्गिट्यूडनल का पोलराइजेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल मान के पोलराइजेशन नहीं कर सकते। साउंड का पोलराइजेशन नहीं होता है, क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल माना था, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दिमाग में घुस रहा है। इन्होंने ट्रांसवर्स माना तो पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, ये सारी कहानी चली रही थी, तब तक एक फेनोमेना आया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लैंक, जो 1901 में बोला कि लाइट तो पार्टिकल ही है, न्यूटन ही डॉन है, न्यूटन ने जो बोला वही सही है, ये लोग फर्जीवाड़ा खेल रहे हैं, लाइट एक पार्टिकल है। और उन्होंने बोला कि उस पार्टिकल का नाम कॉर्पस्क्यूलर नहीं है, उस पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं, लाइट असल में पार्टिकल है। और उस पार्टिकल नेचर को यूज करके उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को डेवलप किया, कि वो जो आप पढ़ते हो ना, लाइट इज द कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड फोटोन, फोटोन की मोमेंटम, फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, हर फोटोन की एनर्जी जोड़ के लाइट की एनर्जी बनती है, सब मैक्स प्लैंक ने दिया। अच्छा, तो फिर सर इनका क्या हुआ, मैक्सवेल का? बोला कि होता है इंसान से गलती, मैक्सवेल गलत। और मैक्स प्लैंक के कंसेप्ट को एक्सेप्टेंस मिलने लगा। लेकिन अब यहां पे ग्लिच है। क्या? नए साइंटिस्ट जो 1901 में थे, वो तो मैक्सवेल भैया को सपोर्ट करने लगे, एकदम नया नया साइंटिस्ट, जो नौका साइंटिस्ट बना था अभी अभी। और जितने भी बाबा टाइप लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो कहते थे नहीं मैक्सवेल ही सही है, हाइजन ही सही है, ये गलत है। दोनों में लड़ाई हो गया। अब कैसे लड़ाई हुआ समझना। ठीक है, तुमने फोटोन मान लिया, ठीक है मान लो। अब फोटोन मान के प्रूफ करो तो इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता। फोटोन मानोगे, पार्टिकल मानोगे, तो पार्टिकल कभी भी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कर ही नहीं सकता। तो जितने भी बाबा टाइप लोग थे, वो कह रहे थे अरे पगला है, नौका छोरा है, पता नहीं क्या समझता है, जरा करना इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पार्टिकल मान के फोटोन से। हो नहीं रहा था। फिर ये बोला कि अच्छा ठीक है, तुम जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव मान के करो। तो भाई साहब 30 साल लग गए लोगों को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली बार जो डिस्कवर्ड हुआ था, लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने किया था 1887 में, 1887 से 1890 में। उसको 1920 तक, 1887 से 1920 तक लगभग 32 साल तक एक्सप्लेन ही नहीं पाए हो पाया। 32 साल तक एक्सप्लेन ही नहीं हो पाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बवाल चीज था, करो। तो भाई साहब एकदम गहमा गहमी हो गया, एकदम शीत युद्ध हो गया। शीत युद्ध समझते हो, एकदम मतलब कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एकदम बहसा बहसी हो गया, एकदम लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गया बातों से। देख रहा है नयका छोरा सब क्या करता रहता है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को करो तो फोटोन से प्रूफ, ये कहता अच्छा तू ठीक है बाबा तो करो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल से प्रूफ। हो ही नहीं पा रहा, तो दोनों में भयंकर लड़ाई हो गया। अब ये लड़ाई चलती रही दोनों के बीच में। और उसी बीच एक आदमी उसका फायदा उठा ले गया। कौन? बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, किससे? वेव नेचर से। उन्होंने पार्टिकल नेचर को यूज करके, मैक्स प्लैंक के थ्योरी को यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और नोबेल प्राइज ले गए 1901 में आइंस्टाइन। तो याद रखिए, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक को डिस्कवर नहीं किया था, एक्सप्लेन किया था सिर्फ। कई लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीई से याद रखेंगे, डिस्कवर्ड बाय लिनार्ड एंड हर्ट्ज। लिनार्ड एंड हर्ट्ज, ये डिस्कवर्ड लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने किया था भाई, लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। अच्छा, आइंस्टाइन ने डिस्कवर नहीं किया था? नहीं, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तब तो बीच में लड़ाई तो चलती रही सर जी। हाँ, लड़ाई चलती रही भयंकर, लोग लड़ते रहे। और तभी ये समय कब हो रहा था पता है? ये लड़ाई कब चल रही थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 के आसपास में। अरे ये तो 1920 में एक्सप्लेन हुआ ना, तब तक तो लड़ाई तो 1901 से शुरू हो गया था।
10-15 साल तक भयंकर लड़ाई चली दोनों कम्युनिटी में, ना तो ये इसका मानने के लिए तैयार, ना ये इसका मानने के लिए तैयार, दोनों में एकदम लड़ाई चल रहा था। कुछ कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे कि आखिर लाइट है क्या, क्योंकि ये कह रहे थे पार्टिकल है, फोटोन है, वो कह रहे थे वेव है। ये एक्सप्लेन करके बीच में नोबेल प्राइज चुपके से ले गए। हाँ, बड़े बहुत समझदार थे ये। कई इस पे कंट्रोवर्सी भी है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला तो सही, लेकिन उसके जो ओरिजिनल काम थे उसके लिए नहीं मिला। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, उसके थ्योरी को एक्सेप्टेंस भी नहीं मिला। टाइम डायलेशन, एनर्जी मास रिलेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जो उनका काम था ना 1905 में उन्होंने लिखा था, इन सब के लिए कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि वो उस समय के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार क्या करूं कि नोबेल प्राइज मिल जाए। जैसे उधर उसको शांति पुरस्कार नहीं मिल रहा ना भाई ट्रंपवा को, तो भाई उस चक्कर में पगलाया हुआ है। इधर भाई साहब आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा क्योंकि इनकी थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, तो इधर ये घबराए हुए थे, परेशान थे। तो बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा ताकि नोबेल नोबेल मिल जाए, लोग जाने। तो उन्होंने आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया क्वांटम थ्योरी से। बस क्या है, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, और नोबेल प्राइज ले गए। चलिए, तो 1914 में जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार हो गया, सब लोग परेशान थे, तभी एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, सुनिएगा ध्यान से, आर्ट्स का स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता चला यार ये साइंस वाले लोग तो लड़ते रहते हैं, इनका कोई थ्योरी कंक्लूजन पे पहुंचता ही नहीं है। तो उन्होंने किताबें खरीदी, है ना, एस.सी. वर्मा से किताबें खरीदी, फिजिक्स में डीजी खरीदी, और फिर वो लॉ का स्टूडेंट पढ़ना शुरू किया कि आखिर लाइट क्या। फिर वो लॉ का स्टूडेंट न्यूटन जी के बारे में पढ़ा, मैक्स प्लैंक के बारे में पढ़ा, हाइजन के बारे में पढ़ा, मैक्सवेल के बारे में पढ़ा, आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, और वो सोचा ये क्या चल रहा है यार। और उनको गणित थोड़ी कम ही आती थी, ज्यादा गणित नहीं आती थी, और ये जो कहानी है वो मनगढ़ंत नहीं है, सच कहानी है। उस आर्ट्स के स्टूडेंट के भैया रिसर्चर थे, साइंस वाले थे, तो घर में बैठे बैठे बात हो जाती है ना कि आजकल क्या चल रहा है, तो उसको वहां से इंटरेस्ट आया। और वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो घर पे क्या कर रहे थे सर, पढ़ाई लिखाई नहीं था, नहीं, वर्ल्ड वार हो गया था, स्कूल कॉलेज बंद था। आज स्कूल कॉलेज खुला हुआ इसलिए तुमको पढ़ना पड़ता है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाए तो लोग तुम क्या करोगे, हम भी घर पे बैठेंगे। हाँ, तो घर पे बैठे थे, और आर्ट्स के स्टूडेंट थे, पॉलिटिकल साइंस, लॉ और हिस्ट्री उनका पेपर था। तो पेपर छोड़ के ना वो भैया के रिसर्च में उनका थ्योरी पेपर समझने लगे कि आखिर क्या चल रहा है आजकल साइंस में, और उनको पता चला साइंस में कंट्रोवर्सी हो गया है। तो ये पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ते 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 खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब पढ़े। समझ आया कुछ नहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट थे ना, लेकिन उनको एक चीज समझ आ गया, ये दुनिया जो है ना, ये जो नेचर है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। उन्होंने बोला नेचर लव्स सिमेट्री। क्या बोला, नेचर लव सिमेट्री। और सिमेट्री के बेसिस पे उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि जो लाइट है ना, वो ना तो पार्टिकल है ना तो वेव है, तुम लोग शांत हो जाओ। उन्होंने बोला सभी लोगों कि तुम लोग शांत हो जाओ यार, शांत रहो, बैठो 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 बैठो, सब लोग शांति से बैठो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, शांति से बैठिए, मैं एक अनाउंसमेंट करने आया हूं, शांति से बैठिए, सभी लोग शांति से बैठिए। और फिर उन्होंने बोला लाइट ना तो पार्टिकल है ना तो वेव है, दोनों में से कुछ नहीं है, फिर क्या है। उन्होंने बोला कि लाइट जो है ना वो ड्यूअल नेचर है, और उनका जो नेचर है ना वो उस बात पे बिहेव नहीं करता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है और उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वो इंटरेक्ट किससे कर रहा है। और बड़ा ये सिमेट्रिक चीज है। आप बताओ, आप अपने जीवन में कैसे इंसान, खराब, बहुत खराब, एकदम गिरे हुए, वाहियात, घटिया, ठीक ठाक, अच्छे, एकदम प्यारे, लवेबल, एकदम सुंदर, क्यूटी पाई, लिटिल स्टार्स, कैसे हो। सर हम तो बहुत खराब है सर, आप जानते हो हमारे बारे में। कोई बोलेगा हम तो बहुत अच्छे हैं, नहीं, आप अच्छे हो या खराब इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने कौन है। सामने अगर आपके पेरेंट्स हो तो दुनिया का सबसे शरीफ और शानदार बच्चे बैठ के पढ़ाई करने वाले बच्चे बन जाते हो। सामने तुम्हारा दोस्त हो, एकदम शरारती बन जाते हो। और जब तुम अकेले हो उस समय तुम्हारा नेचर और तुम्हारा बिहेवियर एकदम अलग होता है। तो तुम्हारा अकेलेपन तुमको कुछ और बना देता है, याद रखो। क्या बना देता है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो तुम्हारा अकेलेपन तुमको कुछ और बना देता है, तुम वो नहीं होते जो तुम सबके सामने होते हो। तुम अपने दोस्तों के साथ अलग होते हो, तुम फ्रेंड्स के साथ अलग होते हो, रिक्शे वाले के सामने कुछ अलग होते हो, पुलिस वाले के सामने कुछ अलग होते हो, मेरे सामने कुछ अलग होते हो। तुम्हारा बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे सामने कौन है। उसी तरीके से लाइट के साथ ही होता है। और नॉट इवन लाइट, डी ब्रॉगली ने आगे बताया कि सिर्फ लाइट के साथ ही नहीं, दुनिया के हर पार्टिकल या हर मैटर के पास दोनों बिहेवियर होता है, लाइट और वेव और पार्टिकल नेचर। और इस बात पे डिपेंड करता है लाइट का तो कि वो सामने किससे इंटरेक्ट कर रहा है। समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया। कौन थे सर वो थे डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली सच में लॉ के स्टूडेंट थे। हाँ, आइए इनको बक्से में लेते हैं और समझिए
डी ब्रॉगली आर्ट्स और लॉ के स्टूडेंट थे और इन्होंने बोला लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, नॉट अ वेव. Sometime it shows particle nature and sometime it shows wave nature. Light have a dual nature. लो भैया झगड़ा ही खत्म. बोला तुम सब सही हो और एक तरह से तुम सब गलत भी हो. लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर, हैव अ ड्यूअल नेचर. और सिर्फ लाइट ही नहीं, दुनिया का हर मैटर ड्यूअल नेचर है. जब बाद में उन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया तो उन्होंने बोला कि तुम सब एक बात को पकड़ के बैठो यार, एक बात नहीं पकड़ के बैठो. वो तुमको लग रहा है वेव, असल में वेव नहीं हो, वेव का नेचर शो कर रहा है. वेव जैसा है, वो ड्यूअल नेचर है. ड्यूअल नेचर तेरा तो ट्रिपल होगा ना, तेरा तो कॉन्ट्रा नेचर होगा. हाँ सर, 4 4 5 5 नेचर लेके चलते हो. लाइट तो सिर्फ 2 ही नेचर लेके चलता है. और उन्होंने बोला कि दुनिया का हर मैटर, ये सारे नेचर, दोनों नेचर लेके चलते हैं. लेकिन इनको, इनके भी थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला. 1923 में इन्होंने दिया था. 1927 में डेविएशन एंड जर्मर ने इसको प्रूफ कर दिया. एक और साइंटिस्ट का यहां पे आया, डेविएशन एंड जर्मर ने इसको प्रूफ कर दिया 1927 में. सोज इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, मतलब सोज इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर. एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इलेक्ट्रॉन वेव को डिफ्रैक्शन करा के दिखाया है ना, एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन वेव का डिफ्रैक्शन करा के दिखाया. तब जाके डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज मिला. मतलब ऐसे स्टूडेंट को जो आर्ट्स का था उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला. और एक बार नहीं, उन्होंने 7 बार बाद में पीएचडी करी फिजिक्स में. 7 बार, 7 टाइम्स. उनको इतना इंटरेस्ट आ गया. तो तुमको इतना इंटरेस्ट तो आ ही सकता है कि नीट निकाल ले. अबे चमन देख इधर आओ. और एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर और काम किया, जीपी थॉमसन. जीपी थॉमसन ने ऑल्सो प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये भी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्होंने प्रूव किया. कौन? जीपी थॉमसन. तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन and gave it Nobel Prize for the discovery of electron. And his son G.P. Thomson, yes, his son G.P. Thomson also get Nobel Prize for the experimental verification of electron का wave nature. For the experimental verification of wave nature of electron and get Nobel Prize. Whole Thomson family is in the business of electron. J.J. Thomson discovered electron and get Nobel Prize for the discovery of electron, and his son G.P. Thomson also get Nobel Prize for the experimental verification of wave nature of electron. Whole Thomson family is in the business of electron. देख रहे हो, बिजनेस भाई, बिजनेस. इलेक्ट्रॉन के पीछे पड़ गए और खूब पैसा कमाया. नोबेल प्राइज पे प्राइज ले गए. ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि ये जो लाइट का सारा गेम है कब कब क्या होगा. तो सुनिए, लाइट अगर इंटरैक्ट कर रही है ऐसे ऑब्जेक्ट से जिस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, मतलब उसका लेंथ, विड्थ, हाइट बहुत 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 बड़ा है लाइट के वेवलेंथ से, तो लाइट बिहेव एज अ रे. ये तुम्हारा जेईई मेन का पूछा हुआ सवाल है कि लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रहा है जहां पे डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डायमेंशन मतलब वो यूनिट एंड डायमेंशन वाला नहीं, लेंथ, विड्थ, हाइट. अगर वो बहुत बड़ा है लाइट के वेवलेंथ से तो लाइट बिहेव एज अ रे. अगर लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रहा है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तभी लाइट वेव जैसा बिहेव करता है. लाइट बिहेव एज अ वेव मल्टीपल टाइम्स में पूछा है भाई साहब. और अगर लाइट कहीं भी राह में चलते चलते राहों में उनसे मुलाकात हो गई, तभी मैं शर्माई और उनको बोली कि सिर्फ तेरे लिए मैं पार्टिकल बनूंगी, मेरा नाम फोटॉन हो जाएगा, पार्टिकल नेचर मेरा निकल के आएगा, सिर्फ तेरे लिए आज से मेरा बिजली का बिल, आज से मेरा घर का पता, सब तुम्हारे लिए. अब सुनो ध्यान से, लाइट नहीं चल रहा है, उसको रास्ते में इलेक्ट्रॉन देखा. लाइट थोड़ा शर्माएगा और कहेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं पार्टिकल बनूंगी और किसी के. तो लाइट का पार्टिकल नेचर कब निकल के आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल से इंटरैक्ट करता है. सुनो, अब ये पूरे डिस्कशन में क्या आपका थ्योरेटिकल अप्रोच का मजा आया? क्या आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ? क्या आपको यह पता चला कि आइंस्टाइन का क्या कंट्रीब्यूशन था, मैक्स प्लैंक का क्या था, किससे क्या एक्सप्लेन हुआ, किससे क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ? और ये सारी चीजें समझेंगे आगे. अब इसको याद रखना, इन सब चीजें कि लाइट का बिहेवियर कब कैसा होता है, लाइट को पार्टिकल कब मानते हैं, वेव कब मानते हैं, किसको नोबेल प्राइज मिला, क्या क्या कंफ्यूजन थी, थ्योरी का डेवलपमेंट देखो ईयर ऑन ईयर कैसे होता गया. यस, अब पढ़ते हैं क्वांटम नेचर ऑफ लाइट.
फोटोन की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ लाइट बीम हम क्या करते हैं, E बराबर HF। कितने लोग एग्री करते हैं इससे, यस और नो बताइए। क्या आपने ये पढ़ा है? केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा ना यार। नहीं सर ये नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अगर हम लाइट का पार्टिकल नेचर माने तो एनर्जी ऑफ लाइट क्या लिखते हैं, E बराबर HF। यस और नो जल्दी बताइए, कमेंट में बोलिए यस और नो। अगर आप यस कह रहे हैं तो आप गधे हैं, ये नहीं है, गलत है। ये आपका छोटा सा हमारा स्कैम है, छोटी सी यहां पे आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा। एनर्जी ऑफ लाइट E बराबर HF नहीं होता, नहीं होता। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन से ही तो लाइट बनता, नहीं अब तो फोटोन ही तो लाइट होता, नहीं फोटोन लाइट नहीं होता। फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल इज लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल इज लाइफ। सर हाँ समझ रहा हूं, मैं उल्टा बोल रहा हूं, समझ रहा हूं। फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट ऑफ सेल, यस सर। चलो यहां पर समझो, वो जो भी था यहां पर समझो। फंडामेंटल यूनिट जो होता है लाइट का वो होता है फोटोन। फोटोन के कलेक्शन से लाइट बनता है। आप बोल सकते हो लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप लिखते हो ना, एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप लिखते हो वो लिखते हो E बराबर HF। यस और नो? हाँ सर वो हम लिखते हैं E बराबर HF, बिल्कुल सही बात है। वो हम लिखते हैं E बराबर HF, बिल्कुल सही बात है, E बराबर HF। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू HF, सही बात है, एकदम सही बात है, हम जानते हैं सर E बराबर HF होता है। एक फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। यहां पे ईच भी लिख दूं ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक एक फोटोन की। अब मान लो कि ऐसे ऐसे उसमें n फोटोन का कलेक्शन है, कुछ नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, तो एनर्जी ऑफ लाइट बीम बनेगी, एनर्जी ऑफ लाइट बीम बनेगी, लाइट बीम हो जाएगी E ऑफ लाइट बीम, लाइट बीम NHF। दोनों में बेटा फर्क है, एक फोटोन की एनर्जी होती है HF और n फोटोन की एनर्जी हो जाएगी लाइट में। लाइट एक फोटोन से थोड़ी ना बनेगा, लाइट तो n फोटोन से बनेगा। तो जब भी लाइट है तब तक आप ये भी नहीं बोल सकते सर लाइट में एक फोटोन है तो हो ही नहीं सकता, एक फोटोन से लाइट कैसे बनेगा, n फोटोन से बनेगा, है ना, n फोटोन से बनेगा। अब यहाँ पे बात आती है h क्या, h है प्लैंक कांस्टेंट। h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। h की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये नहीं पता, ये देखो यहां से देख लो, ये हो गया तुम्हारा एनर्जी जूल में, और h और फ्रीक्वेंसी हो गया 1/सेकेंड, तो एनर्जी इंटू सेकेंड, सही है, ये वैल्यू होते हैं 6.6, है ना। अब इसकी वैल्यू रखोगे लगभग इतना ही होता है, अगर कुछ और ऊपर नीचे हो तो शायद मैं गलत कर रहा हूं तो मैं ठीक करा दूंगा, लेकिन 6.63 होता है या 6.6 ही है लगभग। तो आप जब एनर्जी ऑफ फोटोन वहां पे रखो, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट रखोगे, E बराबर H और F को लिख सकते हैं C बाई लेमडा, इसमें कोई दिक्कत, ये फोटोन की एनर्जी लिख रहे हैं। जब n ना हो तो याद रखना फोटोन की एनर्जी, तो फोटोन की एनर्जी होता है HF, F को लिख सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं C बाई लेमडा, हमने C बाई लेमडा रख दिया। अब H की वैल्यू वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है हर जगह सेम, इसकी वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई C इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना होता है लाइट का, तो लाइट का वेवलेंथ होता है जो होगा उसके हिसाब से रख देना। तो यहां पे ऐसा यूनिट में लाइट का वेवलेंथ हम, तो जो भी लाइट का वेवलेंथ हो तो अलग अलग होगा, लेकिन किसी भी लाइट की वेवलेंथ के लिए H और C की वैल्यू तो फिक्स आएगी। H और C की वैल्यू बदल सकती है क्या? नहीं। तो मान लो मैंने वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दिया 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर रख के आपको उसकी एनर्जी निकालनी है, तो इसकी वैल्यू बार बार रखोगे कि एक बार सॉल्व कर लोगे? सर एक बार सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसको ऐसा यूनिट में सॉल्व करते हैं, तो यह आता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, ये 2 को 1.9 भी कहीं लिखा हो मिल सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में आप 2 ले लोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाई लेमडा इन ऐसा यूनिट, मतलब मीटर में रखेंगे, लेमडा इन मीटर, लेमडा इन मीटर, ये आ जाता है आपका जूल में। तो जब भी एनर्जी का एनालिसिस आपको जूल में करना हो तो इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 लेमडा। अगर नहीं याद रखना तो ये वैल्यू पुट करो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली हम ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है 12400 बटा लेमडा इन एंगस्ट्रम, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है, और ये 1240 रख दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जब एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में रखोगे तो नैनोमीटर आ जाता है, ठीक है। अब ये कहां से आया, तो एनर्जी का एक और यूनिट होता है जो मॉडर्न फिजिक्स में हम यूज करते हैं, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कोई खास बात नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से जब ऐसे लेट कराते तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, तो वोल्ट तो ऐसा ही है ही, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये जूल हो गया। क्या मजा आ गया? तो मजा आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है, तो 1 जूल को मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा ये लिख सकता हूं, तो यहां पे 1 जूल को लिख दो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको सॉल्व करोगे और
अगर लेमडा एंगस्ट्रम है तो यहाँ पे लेमडा एंगस्ट्रम में पुट करोगे, जैसे 10 एंगस्ट्रम है तो 10 रखो, 0.1 एंगस्ट्रम है तो 0.1 रखो, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लेमडा एंगस्ट्रम, ये कन्वर्जन करके कैलकुलेट करके आता है। तुमको नहीं करना कैलकुलेट, याद नहीं रखना, तो ये वैल्यू मैं यहां से डायरेक्टली यूज करना जूल में, फिर पुट करके नहीं। कोई खास बात नहीं, लेकिन इसको याद रखो क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम आएगा। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेमडा इन एंगस्ट्रम, 1240 हो तो लेमडा इन नैनोमीटर, कोई खास बात नहीं, कन्वर्जन यहां से करके देख सकते हैं। तो ये वाला रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, और ऐसा यूनिट में भी ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं सर? बढ़िया, एकदम सही, धकाधक। तो ऐसा यूनिट में भी पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पता होना चाहिए, वहां से भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है। तो फोटोन तो कभी रेस्ट में आता नहीं, फोटोन कभी रेस्ट में आ सकता है क्या? तो नहीं पता, ये तो कैसे पता चलेगा? नहीं, देखो देखो बेटा, होता क्या है कि फोटोन को कभी आप रेस्ट में नहीं रख सकते। फोटोन एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट है, उसी से मिलकर लाइट बना है, या लाइट के पार्टिकल नेचर को फोटोन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ फोटोन को ही हम लाइट बीम कहते हैं। वो तो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, या किसी मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाएगी थोड़ी सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड कभी रुकती नहीं है। तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। हम मानते हैं कि अगर वो रेस्ट में आएगा तो उसकी कोई मास नहीं होगी, मासलेस पार्टिकल है, फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल, तो उसका रेस्ट मास हम बोलते हैं जीरो। ठीक है सर। चार्ज ऑफ फोटोन इज ऑल्सो जीरो, फोटोन इज ए न्यूट्रल, और फोटोन ऑल्सो कैनॉट बी चार्ज, फोटोन को चार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे एक थ्योरी और आता है इसका, समझिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, चार्ज ऑफ फोटोन इज जीरो, फोटोन इज अ न्यूट्रल, और फोटोन और लाइट बीम, फोटोन बीम cannot deviate in electromagnetic EM field, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, पूरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सर फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डेविएट नहीं होता। सर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही बना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटरैक्ट नहीं करता, नहीं, क्योंकि फोटोन न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई चार्ज नहीं है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से क्रिएट हुआ, चार्ज के ऑसिलेशन से क्रिएट होता है ना? जैसे ईएम वेव कैसे क्रिएट होता है, चार्ज के ऑसिलेशन से क्रिएट होता है, लेकिन ईएम वेव में कोई चार्ज नहीं होता, ये वेव भी न्यूट्रल है और फोटोन भी न्यूट्रल, लाइट बीम भी न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता। ठीक है, स्पीड ऑफ फोटोन इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में देखोगे, तो सुनो पहले ध्यान से, c का एक फॉर्मूला मैं ईएम वेव में आपको पढ़ाऊंगा, रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। म्यू नॉट है फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब किसी मीडियम में देखोगे तो उसी फॉर्मूले को गेस करके उठाओ, क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन रूट अंडर म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम। भाई वो मीडियम की स्पीड है तो मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिएबिलिटी, ये फ्री स्पेस की है तो ऐसे लिखा। अच्छा एक और बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं म्यू एम ऑफ एप्सिलॉन एम को, ध्यान सुनिएगा, म्यू एम ऑफ एप्सिलॉन एम को म्यू आर इंटू म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, हाँ, 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बटा रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन नॉट। देखो इसका डायमेंशन होता है 1 अपॉन दिस, स्पीड बताता है, लेकिन म्यू आर एप्सिलॉन नॉट तो रिलेटिव परमिटिविटी, इसका डायमेंशन नहीं होता। देखो v बराबर सी बटा म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, बच्चा कंफ्यूज होता है कि यहां म्यू लिखा तो 1 है, यहां म्यू लिखा तो सी है। ध्यान से सुनिएगा और समझ आए तो कहिएगा सर जोरदार गर्दा विजुअलाइजेशन, समझ आए तो कहिएगा गर्दा विजुअलाइजेशन, कमेंट में गर्दा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। देखिए v बराबर 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन एम, ये डायमेंशन है, ये 1 अपॉन स्पीड का डायमेंशन, यहां से भी देख सकते हो, लेकिन म्यू आर एप्सिलॉन डायमेंशन ले से तो 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आता है। नीट में पिछले 4 साल में इसमें 2 सवाल आए है ना, इस फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तुम लाइट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हो वो यही से डिराइव होकर आता है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू बोलते हो ना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू, ये अलग है, रिप्रेजेंटेशन म्यू लिखते हैं लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू अलग होता है, उसका वैल्यू होता है इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितने लोगों को पहली बार पता चला जरूर बताएंगे प्लीज, रूट अंडर म्यू आर और एप्सिलॉन आर होता है। अच्छा यस, और नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट की फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और लाइट ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। देखो वेव है ये, मतलब ईएम वेव नेचर से तो लेके चलते हैं ना, तो कभी ये वेव बन जाता है कभी पार्टिकल बन जाता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। जब पहली बार आपको इतना क्रिस्टल क्लियर समझ में आया कि लोचा कहां था, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना लोचा कहां है, हाँ सर, वो कब पार्टिकल बनेगा, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को देख के शर्माएगा पार्टिकल बन जाएगा। और छोटे पार्टिकल को देखो,
अगर इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन, अगर लाइट, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा, अगर लाइट कहीं चलते 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 मेरे पास आ जाए, बोलेगा है मार, मैं तेरे लिए रे हूं, और उसको कोई छोटा पार्टिकल मिल जाए, उसको कहेगा मैं तुम्हारे लिए बेब हूं, और जैसे उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाए कहेगा हाय हाय तुम्हारे लिए, और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं। हवा में ऐसी पार्टिकल नहीं बनता, कब बनता है, समझ आया? बहुत बढ़िया। तो बताओ क्या पहली बार इतने फील के साथ आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर समझ में आया? यस। अब उसका बिहेवियर रे जैसा हो जाए या वेव जैसा हो जाए, पार्टिकल जैसा हो जाए, फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा ना, चाहे कुछ भी रहे। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम जो हो वो तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर तुम तो हो ही ना भाई, तुम अकेले हो या घर में हो या फ्रेंड्स के साथ हो, तुम तो तुम हो ना भाई, तुम्हारा बिहेवियर ही तो बदल रहा है, तुम तो तुम हो। यस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, सोर्स पे करता है। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी, सॉरी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मान लो एक सोर्स है यहां से, और इस सोर्स से एक फोटोन निकला और उसकी मान लो फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इस मीडियम में भी एफ ही होगा, इस मीडियम में भी एफ ही होगा, इस मीडियम में भी एफ ही होगा, चाहे मीडियम की तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना भी चेंज कर लो, ये मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, और ये सोर्स से कितना भी दूर चला जाए फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ बनी ही रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ बनी ही रहती है। अब हम ये समझते हैं कि सारे पार्टिकल्स को, जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होते हैं उसको एक कैटेगरी में रहते हैं। एक कैटेगरी में किसको किसको रखेंगे? जो ते छोटे और फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, ये सारे फंडामेंटल एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल और फास्ट मूविंग होते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, स्मॉल एंड फास्ट मूविंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है, फोटोन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, अल्फा पार्टिकल भी है। हाँ, फोटोन अलग तरह का पार्टिकल है, लाइट का क्वांटम नेचर मानते तब है फोटोन, इलेक्ट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है। इन सब का ना मॉडर्न फिजिक्स में एक एनर्जी ट्रायंगल बनाते हैं। एनर्जी ट्रायंगल क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल में दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है रेस्ट मास एनर्जी और एक होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। जब वो रेस्ट में रहेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, और जब वो चल रहा होगा तो वो एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जोड़ के टोटल एनर्जी आएगी। और ये इसके पीछे रिसर्च पे नहीं जाना कि ऐसा क्यों आया, ये जेई में अभी अभी पूछा हुआ, हर साल मैं पढ़ाता हूं उसको, और जेई 2025 का पूछा हुआ सवाल है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, ये देखो जेई 2025 का सवाल है, ठीक है, तो इसको समझो। अब इसके पीछे बहुत अंदर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन तुमको इतना बताते हैं कि जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है उसकी दो तरह की एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी, और एक कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है। ये काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी का वेक्टर सम निकाल के टोटल एनर्जी निकालते हैं। अब इसका वेक्टर सम करोगे तो कैसे लिखोगे, इसको कहते हैं एनर्जी ट्रायंगल। बताओ क्या लिखोगे? तो फिर तो आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर, यस, प्लस रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट बराबर टोटल एनर्जी आएगा। क्या सर ऐसे लिखोगे? यस। तो यहां पे ये है काइनेटिक एनर्जी, ये रेस्ट मास एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बराबर, ये इसको यहां भी लिख सकते हो, इसको यहां भी लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होता है। ये कहां से आया? ये आइंस्टाइन ने दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसका मास एम नॉट लिखते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होता है एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो उसकी मास रेस्ट में होने की वजह से, जैसे रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोलते हैं 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31, तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ ये वाली एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो ये दोनों एनर्जी होगी। इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के मैटर की वजह से, मास की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है एम नॉट सी स्क्वायर, आप जानते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स में इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी बस इतना याद रख लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं इतना याद रख। अब यहां पे यही चीज अगर मैं फोटोन के लिए निकालूं, यही चीज मैं फोटोन के लिए निकालूं, और फोटोन, तो फोटोन के लिए हम जानते हैं कि मास तो जीरो होता है, रेस्ट मास फोटोन के लिए क्या होता है सर? रेस्ट मास फोटोन के लिए तो आपने पढ़ा है अभी, जीरो होता है, वो रेस्ट में आता ही नहीं, अगर रेस्ट में आएगा तो उसका मास तो जीरो होगा, ये जीरो, ये जीरो, तो रूट अंडर और स्क्वायर कैंसिल होके टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि फोटोन की जो एनर्जी आप लिखते हो, एक फोटोन की एनर्जी एचएफ, एक फोटोन की एनर्जी एचएफ लिखते हो, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है कि टोटल एनर्जी है? देखिए ध्यान से, ये आ सकता है सेशन रिजल्ट स्टेटमेंट में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है ये। देखिए HF इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, HF इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन also टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। ये पक्की बात है, ये आपने नहीं पढ़ा, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप पढ़ते हो E बराबर HF, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी है। तो फोटोन के केस में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी वही टोटल है, क्योंकि इसका रेस्ट मास जीरो होता है। हाय हाय हाय, सही बात कह रहे हो मास्टर, एकदम सही बात बोल रहा हूं।
फोटोन की जो एनर्जी आप HF लिखते हो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है और टोटल एनर्जी भी है, क्योंकि रेस्ट मास 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो जो काइनेटिक है वही टोटल। बताइए, आपको बहुत अच्छे समझ में आया? तो समझ में आया। अब यहां पे एक चीज और समझिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं तो फॉर इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन यही रेस्ट मास एनर्जी लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का आता है रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी, जो भी लिखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस m0c²। अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग है, मूविंग, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो फॉर रेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों टर्म आएगा। अगर रेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 लिखोगे, तो उसका जो टोटल एनर्जी बनेगा रेस्ट इलेक्ट्रॉन का, तो जो टोटल एनर्जी बनेगा, अगर रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी बनेगा m0c², m0c² का होल स्क्वायर, सॉरी, ये बनेगा। बताओ, यहां पे आपको अच्छे से चीजें समझ में आई? यहां से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई? ठीक है, अब एक बात सुनो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, E बराबर pc। ये कहां से आया? मोमेंटम ऑफ फोटोन इनटू उसका स्पीड, ये तुम्हारा देता है काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ फोटोन ये डिफाइंड होता है काइनेटिक एनर्जी, पीसी। एनर्जी बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन, ई बराबर पीसी लिखते हैं। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा। एनर्जी कहां से आती है? पीसी से। देखो पीसी एनर्जी, प्रियंका चोपड़ा, पंकज सर केमिस्ट्री याद रख सकते हो। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर पीसी, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर पीसी। देखो मोशन में है, तो मोशन में है तो उसकी मोमेंटम होगी, मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन के केस के लिए डिफाइंड, ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सी थोड़ी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का स्पीड सी थोड़ी ना होगा, है ना। किसी भी रियल पार्टिकल का, मैटर का स्पीड ऑफ लाइट अटेंड नहीं कर सकते, या उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। फोटोन की स्पीड सी होती है ना, वैक्यूम है तो। वैक्यूम में काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, ई कोई के ही बोलते, के ही कोई बोलते हैं, तो ई बराबर हम क्या बोलते हैं? पी इंटू सी, जहां पे पी क्या है? मोमेंटम, और सी है स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर पीसी, प्रियंका चोपड़ा। याद रखेंगे? ठीक है सर, याद रखेंगे। अब यहां पर देखो सवाल, ये सवाल जेई 2025 का पूछा हुआ है, जेई 2025 का पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है जरा देखिएगा। तो ये कहते हैं कि द एनर्जी E एंड मोमेंटम P ऑफ द मूविंग बॉडी ऑफ मास M आर रिलेटेड बाय द सम इक्वेशन गिवन दैट C रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। इसमें करेक्ट रिलेशन बताइए। तो अभी तो आपने पढ़ा था E बराबर रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर प्लस m0c का mc² का होल स्क्वायर, रूट को इधर ले आओगे तो E बराबर हो जाए, काइनेटिक एनर्जी को PC लिख सकते हो, तो p²c² प्लस m0c² का होल स्क्वायर, ऐसा आ सकता है। देखो तो कहीं है p² बराबर p²c², m²c का पावर 4, ये गलत है, C वाला गलत है, C वाला गलत है। दूसरा देखो E², देखो E², काइनेटिक एनर्जी को PC लिख सकते हैं, तो p²c², ये हो गया m0 का स्क्वायर, C का पावर 4। मुझे हिसाब से ये सही लग रहा है। देखो ना, ये तो एनर्जी ही नहीं है, mc² तो एनर्जी नहीं है। अब ये सही है, लेकिन p इंटू c² ये डायमेंशन गलत हो जाएगा। इस सवाल को अगर तुम्हें एनर्जी ट्रायंगल याद है तो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा डायमेंशनली भी कर सकते हो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये सवाल अगर है तो इसको डायमेंशनली भी अप्रोच हम कर सकते हैं बड़े आराम से। तो डायमेंशन देख के चेक कर लो, डायमेंशन देख के चेक कर लो। तो देखो ये एनर्जी है तो बराबर में एनर्जी भी एनर्जी होना चाहिए। अब देखो P और C एनर्जी का होल स्क्वायर है, मतलब P और C का होल स्क्वायर मतलब PC एनर्जी बनता है, E बराबर PC, तो एनर्जी का होल स्क्वायर। ये एनर्जी का होल स्क्वायर, लेकिन ये एनर्जी का होल स्क्वायर नहीं है। और ये तुम्हारा M एनर्जी का होल स्क्वायर है, लेकिन ये PC का होल स्क्वायर है, ये एनर्जी का डायमेंशन नहीं आएगा। जैसे मान लो ये एनर्जी का स्क्वायर है, तो एनर्जी का स्क्वायर आना चाहिए। अगर ये एनर्जी का स्क्वायर है तो एनर्जी का स्क्वायर आना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। यहाँ पे डायमेंशन रख के देखो, एनर्जी का स्क्वायर नहीं बने। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी ट्रायंगल याद है तो इससे कर लेंगे, नहीं तो डायमेंशन से कर लेंगे। लेकिन ये एनसीईआरटी में है और पूछा है तो आपको करना चाहिए, पूछा है तो आपको करना चाहिए, समझे। तो अभी अभी क्या पढ़ा, आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? 0 होता है। चार्ज ऑफ फोटोन क्या होता है? चार्ज ऑफ फोटोन क्या होता है? 0 होता है। क्या फोटोन न्यूट्रल होता है? हाँ। कैन नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डेविएट नहीं होता। जो पढ़ा है उसको रिवीजन करा। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है आपका HF, फोटोन एक फोटोन की एनर्जी HF, और F को लिख सकते हैं C बाई लेमडा। यहाँ पे SC की वैल्यू आप लिखते हो 2 इंटू 10⁻⁻25 इंटू लेमडा इन मीटर, तो ये ऐसा यूनिट जूल में आ जाता है। और ये हो जाता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेमडा इन एंगस्ट्रम, और 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लेमडा आपका इसमें रखते हो नैनोमीटर में। ये सवाल करके दिखाऊंगा अभी मैं। नैनोमीटर मतलब 10⁻9,
ठीक है ना, ये सवाल करके दिखाऊंगा, आपने केमिस्ट्री में इतना थोड़ा पढ़ा होगा। नेक्स्ट, जो एनर्जी ट्रायंगल होता है वो एक्जैक्टली आपको याद नहीं रखना। फोटोन के लिए वैसे भी रेस्ट मास 0 है, तो एनर्जी ट्रायंगल सीधा आता है E बराबर पीसी। यहाँ पे पी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये पी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से जो एनर्जी आता है काइनेटिक एनर्जी। तो आप पूछे सकता है ना कि बताओ जो पीसी एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कौन सी एनर्जी है, तो लोग काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी दोनों ही है ना। तो वही एनर्जी जो एचएफ लिखते हैं उसी को आप पीसी लिख सकते हैं, वही एनर्जी जिसको आपने एचएफ लिखा उसी को पीसी लिख सकते हैं। तो ई बराबर पीसी आप याद रखिएगा, इसके पीछे डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ फोटोन के लिए सही है, ये किसी पार्टिकल के लिए सही नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ओनली फॉर फोटोन, ओनली फॉर फोटोन। किसी मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ी ना लिख सकते हो ई बराबर पीसी। अब देखो यहाँ पर, क्या इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर पीसी लिख दूं, क्या इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर पीसी लिख दो, बताओ। अबे भाई इलेक्ट्रॉन ई बराबर पीसी तब होता है, यहाँ पे पीसी तब होता जब ये 0 होगा ना। और वैसे भी स्पीड ऑफ फोटोन है ये, इलेक्ट्रॉन तो सी से चलेगा नहीं, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम इनटू स्पीड, काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम इनटू स्पीड, ई बराबर पीसी। तो मोमेंटम यहां से क्या आ जाएगा, ई बाई सी। इसकी अभी चर्चा करेंगे, इसकी अभी चर्चा करेंगे। क्या यही तक तुमको बताया मैंने, यही तक बताया? हाँ सर यही तक आपने बताया, ई बराबर पीसी। तो पी क्या है, मोमेंटम, एंड सी स्पीड ऑफ लाइट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर पीसी, जहां पे ई वही है, एचएफ ही है, ई बराबर एचएफ। एनर्जी ऑफ लाइट बीम क्या बनता है, तो एनर्जी ऑफ लाइट बीम बनता है एनएचएफ। क्या यही तक हमने पढ़ा अभी तक? हाँ सर यही पढ़ा, इतना ही पढ़ा। आगे बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन सिंपल यही, ई बराबर पीसी, दैट्स इट। एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा सर, ई बाई सी। पी बराबर क्या हो जाएगा बोलो गुरु, सर ई बाई सी, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला तुमसे पूछ सकता है, और नीट में पूछा है मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो बताइए मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, पी बराबर ई सी। ई को हम एच एफ लिख सकते हैं, एच एफ बाई सी, ठीक है सर। इसी को एफ को सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, सी पहले से था। अरे भाई ई को एच सी बाई लेमडा लिखोगे, तो ई को तुमने लिखा एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, और सी पहले से था, नीचे कट गया। मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या आ गया, एच बाई लेमडा। इसको याद ना रख के ई बराबर पीसी याद रखो, इससे बहुत सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना है तो इसको भी रख सकते हैं। तो एनर्जी, सॉरी मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो गया, एच बाई लेमडा। मोमेंटम क्या होता है, अभी मोमेंटम आप पढ़ते हैं, मोमेंटम क्या होता है सर, मास इंटू स्पीड। अगर मान लो किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम है, तो उस पार्टिकल का मान लो उस समय मास है m, और फोटोन है तो उसकी स्पीड तो c होगी, इंटू सी बराबर h बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो लिख सो। तो इस c को नीचे ले जाओगे तो m बराबर h बाई लेमडा सी आ जाएगा। क्या ये क्या है सर, मास ऑफ फोटोन है सर, मास ऑफ फोटोन तो 0 पर आता। हाँ बिल्कुल सही, बट मूविंग मास ऑफ फोटोन होता है। क्या होता है, मूविंग मास ऑफ फोटोन। तुमसे ये पूछ सकता है कि मूविंग मास ऑफ फोटोन बताओ क्या हो, h by lambda c, moving mass of photon. Rest mass of photon is 0, but moving mass of photon is hc by lambda. Rest mass of photon is 0, but moving mass of photon is h by lambda c. Moving mass of photon is h by lambda c. चलो छोड़ रहा हूं क्लास, छोड़ रहा हूं क्लास, थोड़ा सा पढ़ लो, बेसिक बेसिक बातें, आज बात ज्यादा हो गई इसलिए। मूविंग मास ऑफ फोटोन इज h by c। तो सर यहां से भी लिख सकते हैं ई बराबर पीसी। हाँ ई बराबर पीसी याद रखना, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। अच्छा ई बराबर पीसी, पी को क्या लिख सकते हैं सर, मास इंटू स्पीड ऑफ फोटोन इंटू सी एक और तो सी स्क्वायर। एम बराबर ई बाई सी स्क्वायर भी टर्म बनेगा, ये क्या है, मास ऑफ फोटोन, मूविंग, मूविंग मास ऑफ फोटोन। सर जी अब हम ये याद रखें कि ये याद रखें, हम तो कंफ्यूज हो जाए, मूविंग मास ऑफ फोटोन। सर जी हम तो कंफ्यूज हो गए सर जी, किस बात में सर, एम बराबर एच बाई लेमडा सी याद रखे कि ये याद रखे, कुछ भी याद मत रखो, ई बराबर पीसी याद रखो, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा याद रखो। एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, तो मोमेंटम हो गया ई बाई सी, देखो मोमेंटम प्रूफ हो गया। ई को एच सी बाई लेमडा रखोगे, एच बाई लेमडा प्रूफ हो गया। पी को एम इंटू सी रख दोगे तो एम बराबर एच बाई लेमडा सी आ गया। और यहीं पे तुम पी को एम इंटू सी रखोगे, मास इंटू स्पीड मोमेंटम होता है, एम इंटू सी रखोगे, सी स्क्वायर नीचे आ गया, एम बराबर ई बाई सी स्क्वायर। देखो सभी कहां से ओरिजिन हो रहा है, बताओ कौन सा, कमेंट में बताओ कौन सा तुम याद रखोगे, बताओ कौन सा याद रखोगे। ठीक है सर समझ गए, कमेंट करके बताओ, मैं ऐसे नहीं समझे। दूसरी बात कि अगर मोमेंटम ऑफ फोटोन ये हमने लिखा है, तो मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी और स्पीड दोनों स्केलर आ गया, और स्पीड नीचे है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होता है, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है, ये होता है अलोंग स्पीड ऑफ लाइट, along direction of light, direction of motion of light, मतलब along velocity of light, along velocity of light, लाइट जिधर चल रहा होता है उधर, लाइट जिधर चल रहा होता है उधर, ठीक है। अब यहां पे दो स्टेटमेंट लिखे मैंने, ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट 1, टू फोटोन हैव सेम वेवलेंथ हैविंग सेम मोमेंटम। दो फोटोन जिनका वेवलेंथ सेम है उसकी मोमेंटम सेम होगी, ट्रू फॉल्स।
तो मोमेंटम बराबर अभी आपने प्रूफ किया ई बाई सी ना, ई बाई सी, और एस सी बाई लेमडा रख सकते हो, तो एस सी बाई लेमडा, सी से सी कट गया तो एच बाई लेमडा आया था। तो एच बाई लेमडा मोमेंटम ऑफ फोटोन है। ये क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन आपने पढ़ा एच बाई लेमडा। अब क्या करें? फोटोन हैव सेम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ सेम और एच तो सबका सेम ही होता है। हैविंग सेम मोमेंटम, जल्दी बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? सभी लोग ये बताएंगे, कमेंट करेंगे ट्रू है कि फॉल्स है सभी लोग। टू फोटोन हैव सेम वेवलेंथ हैविंग सेम मोमेंटम। टू फोटोन हैविंग सेम वेवलेंथ हैविंग सेम मोमेंटम। ट्रू फॉल्स? कम ऑन गाइस, कम ऑन। टू फोटोन हैव सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, दो फोटोन का वेवलेंथ सेम है। मान लो ये फोटोन है, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ये फोटोन इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। मोमेंटम को क्या लिखते हैं? एच बाई लैम्डा। एच तो दोनों का वैसे ही सेम होता है। बोलो सेम है कि नहीं है? बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? चलो पहला ऑप्शन ट्रू और दूसरा ऑप्शन फॉल्स। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर तुमने इसका बोला कि सर सही है, वेवलेंथ सेम है, एच तो सबका सेम है, तो मोमेंटम सेम होगा, तो तुम एमआर स्कैम में फंस चुके हो। बधाई हो, कलम -1 करना ईमानदारी से। तो कितने लोग एमआर स्कैम में फंसे जरूर बताएंगे, और कितने लोग नहीं फंसे जरूर बताएंगे। किनका कलम प्लस हुआ, किनका कलम माइनस हुआ, ये सवाल नहीं, ये स्कैम है। एमआर स्कैम, एमआर स्कैम। अब सुनो, एमआर स्कैम ओपी कंसेप्ट को पहना है जोरदार टोपी। सुनो ध्यान से। प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि मोमेंटम तो वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्शन अलग हो सकता है। मान लो कि एक इधर चल रहा है फोटोन, एक इधर चल रहा है फोटोन, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं सी से। अब दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन तो अलग होगा। ये वर्क एनर्जी पावर में भी करा है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, टू फोटोन हैव सेम मोमेंटम। टू फोटोन हैव सेम मोमेंटम, दो फोटोन का मोमेंटम सेम है, हैविंग सेम वेवलेंथ, उनका वेवलेंथ भी सेम होगा। ये सही है, क्योंकि अगर मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तभी तो मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम वेक्टर है, वेवलेंथ स्केलर। अगर वेवलेंथ के बारे में पता है तो डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन अलग हो सकता है। इसलिए वेवलेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, इसलिए मोमेंटम अलग हो भी सकता है। लेकिन यहां पे मोमेंटम ही सेम हो गए, तो भाई मोमेंटम तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ सेम हो गए, तब वेवलेंथ सेम होगा, ये ट्रू हो जाएगा। एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिला कि नहीं सवाल में जरूर बताएंगे आप प्लीज। एक छोटा सा सवाल करते हैं। A light beam of radiation of wavelength 310 नैनोमीटर, देन फाइंड इट्स एनर्जी एंड मोमेंटम। सबसे पहले इस सवाल को अच्छे से नोट्स में लिखे, जो भी आज पढ़ा है सबको नोट्स में अच्छे से लिखना है, ठीक है? चलो यहां देखो, तो लाइट बीम ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, देन फाइंड इट्स एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले एनर्जी हम एसआई यूनिट में निकालते हैं। एसआई यूनिट में लिखते हैं भाई एससी बाई लेमडा। एससी की वैल्यू एसआई यूनिट में हमें पता है 2 × 10⁻⁻25 बटा लेमडा। 310 नैनोमीटर को 10 का पावर 9 मीटर में लिखिए। अब इसको सॉल्व करो, तो 10 का पावर -9 ऊपर जाएगा, तो 9 1 10, 10 का पावर -16 आ रहा है, तो 2/310 × 10 का पावर लगभग 16 -16। डबल जीरो और नीचे उतार लेता हूं, चलो 3 जीरो उतार लेता हूं, तो 2000 × 10 का पावर 19 आ जाएगा। ये अरे 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड किया, नीचे आ गया तेरा 310। ये जीरो से जीरो कटेगा, 200/31, तो 30 तिहाई 6। इसको मैं अगर 3 से 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 6 छत्री 18, 186। 186 और ये कितना है 200, तो थोड़ा ज्यादा, मतलब 6.2 के आसपास आ जाए। जो भी है थोड़ा देख लेना, मैनेज कर लेना, 2 3 ये कुछ भी आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 जो भी आसपास 30 है, और 86 और 31 4 के आसपास आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट 5 से तो कम ही आएगा, है ना, जस्ट 4 के 6.4 × 10⁻⁻19। समझ में आया? तो ऐसा यूनिट में पूछेगा तो क्या करेंगे, समझ में आया? और अगर सीजीएस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है तो आप लिखेंगे 12 कितना है नैनोमीटर, मतलब 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 310 नैनोमीटर में रखें, मतलब 310 यूनिट नैनोमीटर हो गया। तो इससे ये कटेगा, और 124/31 कितना होगा 4 4 तिहाई 12, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। बोलो मजा आया? 3 मोमेंटम इसका क्या होगा, तो मोमेंटम आपने पढ़ा था एच बाई लेमडा। याद ना हो तो एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, याद ना हो तो कौन काम आएगी, प्रियंका चोपड़ा। तो 6.6 × 10⁻34 बटा लेमडा रख दो, ये कितना रे, कितना रे, कितना रे, 310 × 10 का पावर -9 ना, मेरे साइन यूनिट में रख दो, ये तुम्हारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड में मोमेंटम। क्या यहां तक आपको बात बहुत अच्छे समझ में आया? यहां तक समझ में? चलो ये सवाल करो, इफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी E and number of photon is n, then find effective moving mass of photon। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, कॉपी पे रफ पेज पर लिखो, सवाल करो, स्क्रीन पॉज करके, और इसका आंसर रफ पेज पर लिखो सभी लोग। इफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी E and number of photon is n, then find effective moving mass of a photon। एक फोटोन का मास बताओ। रेडिएशन की एनर्जी E दी हुई है, नंबर ऑफ फोटोन n दिया हुआ है, इफेक्टिव मूविंग मास ऑफ फोटोन क्या होगा, जल्दी कम ऑन, जल्दी जल्दी। तो आपने लिखा कि सर हम जानते हैं E बराबर प्रियंका चोपड़ा होता है, बिल्कुल सही है।
यहां से P बराबर हो जाएगा E बाई सी, हाँ, और P को हम MC लिख सकते हैं, तो M इंटू सी, तो M बराबर हो जाएगा E बाई सी स्क्वायर। बड़ा आसान है सर, E बराबर M बराबर E बाई सी स्क्वायर। अगर आपने ये आंसर दिया है ना, निकालने पे स्क्रीन पॉज करके ये किया है, तो आप दूसरे हमारे स्कैम में फंस चुके हैं, आप तुरंत से एक कलम माइनस कर लेंगे। तो कितना हमारे स्कैम कर रहे हो गुरु, यही तो खास बात है, कंसेप्ट को सिखाने का यही तो तरीका है। अब देखो यहां पे गलती क्या हुई है, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका सही आंसर आएगा E बटा NC स्क्वायर, ये सही आंसर है, ठीक है। तो जरूर बताना आज के क्लास में क्या आपको नया सीखने को मिला। आप पर लोड ज्यादा ना हो इसलिए आज की क्लास को मैं यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम इंटेंसिटी, पावर, रेडिएशन प्रेशर, ये सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धीरे धीरे करके आराम से पढ़ लेंगे। अब ये भी पैनिक भी मत होना कि थोड़ा 20 मिनट ज्यादा है, इस बात से पैनिक मत होना कि और 20 मिनट पढ़ो, जितना दे रहा हूं उतना ईमानदारी से करिए। थैंक यू सो मच। क्या आपको नया लगा है ना, मॉडर्न फिजिक्स पहली बार इतने अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।